पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। कैसे हैं आप सब? तो आशा ही नहीं पे तो विश्वास है कि एकदम बढ़िया होंगे। और अब तक अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर चुके होंगे आप, है ना। और अगर आपने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है तो एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट के नाम से है। हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारा एप्लीकेशन पीजी पॉइंट के नाम से है, जहां आपको सारे लिंक, सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ठीक है, तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से। और टेलीग्राम यूज़र है तो आप टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट से जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम तो आजकल के ज़माने में सब चलाते हैं, तो आप हमें पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कुछ पूछना है और आपके जवाब नहीं मिल पा रहा है तो आप हमें इस पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आप ही के लिए हैं, तो इनका प्रयोग कर सकते हैं आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से। अब आइए शुरू करेंगे आज का आपका टॉपिक। देखिए, कल आपने परामर्श कार्मिक रूप में एक प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका होती है ये पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे परामर्श कार्मिक के रूप में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है। देखिए, इस टॉपिक को आप सिर्फ एक एग्ज़ाम में लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, एमसीक्यूज़ के ही परिप्रेक्ष्य से नहीं पढ़ेंगे। तो फिर मैम हम क्या, आप कहना क्या चाहते हैं? हमने कहा हम कहना ये चाहते हैं कि आप लोग बीएड कर रहे हैं, ठीक है, सो इट मीन्स कि यू आर अ टीचर। ठीक है, तो एक टीचर की क्या भूमिका होती है वो हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे, समझेंगे। ना कि रटेंगे, ना कि पढ़ेंगे, क्या करेंगे, समझेंगे। ना सिर्फ इस चैप्टर को आपको अपने स्टडी कह सकते हैं अपने कोर्स को कंप्लीट करने के लिए करना है, अपितु आपको इसको इसलिए करना है कि आप अपने जीवन में उन सभी चीज़ों को एक शिक्षक के रूप में कह सकते हैं उन अपने कर्तव्यों को निर्वहन कर पाएँ जो ज़रूरी होते हैं, जो मान्य होते हैं, है ना। तो एज अ टीचर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, क्या ड्यूटी होंगी, कुछ चीज़ें तो आपको पता नहीं होंगी, वो आप इनसे समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, आज की इस क्लास के माध्यम से। और कुछ चीज़ें पता होंगी तो आप उसमें क्या करेंगे, सुधार भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अल्टीमेट सेशन रहने वाला है, ना सिर्फ पढ़ाई के उद्देश्य से, ना सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के उद्देश्य से, अभी तो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित भी आज हम लोग बहुत सारी चीज़ें नई इसमें सीखने वाले हैं। तो इस चैप्टर को अपने मोटिवेशन के, अपने लर्निंग के लिए, अपने सिलेबस के लिए तो करते ही हैं, इन सभी चीज़ों के लिए आज एक कवर अप करेंगे हम लोग। ठीक है, तो बहुत ही जोश के साथ शुरू करेंगे। उससे पहले हम चाहेंगे कि एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और यदि शेयर नहीं किया है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन गाइस। कि परामर्श एक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। भाई, किसी को परामर्श देना ये एक बहुत विशिष्ट और महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। कभी कभी इस बात पर संशय होता है, मतलब कि आश्चर्य, जैसे होता नहीं है कि संशय, एक संदेह की स्थिति होना, है ना। तो संशय होता है कि परामर्श का कार्य कौन कर सकता है ना, कि यार ये कौन राय देगा। तो मैं आपको बता दूं, एक शिक्षक या विशेषज्ञ या दोनों। कुछ लोगों का मानना है कि परामर्श का कार्य शिक्षक को करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक का, समझिएगा, क्योंकि शिक्षक का छात्र के साथ निकट संबंध होता है। देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि जो परामर्श का कार्य है, जो राय देने का, जो काउंसलिंग का कार्य है, वो किसको करना चाहिए, वो एक शिक्षक को करना चाहिए। क्योंकि शिक्षक का और जो स्टूडेंट का जो एक कह सकते हैं हम कि रिलेशन होता है, या एक जो कह सकते हैं कि हम संबंध या कोऑर्डिनेशन होता है, वो बहुत अल्टीमेट होता है और बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के। तो वह अपने छात्रों को भली भांति जानता है, वह उनके परिवेश, क्षमताओं, उपलब्धियों एवं कमियों को अपेक्षाकृत अधिक परिचय होता है ना। तो जिन लोगों का मत है कि परामर्श का कार्य विशेषज्ञ द्वारा किया जाना चाहिए, उनका तर्क क्या है कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए। तो उनका तर्क, उन्होंने भाई उनसे पूछा गया कि क्यों शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वो बच्चों के बहुत पास होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, चीज़ों को समझते हैं आसानी से। ठीक है, अब एक तरफ वो लोग थे जिनका कहना था कि जो परामर्श का कार्य है वो विशेषज्ञ को करना चाहिए। तो उन्होंने क्या तर्क प्रेषित किया इस परिप्रेक्ष्य में, ये समझेंगे। तो उनका तर्क है कि परामर्श का कार्य कैसा होता है, विशिष्ट होता है। परामर्श की प्रक्रिया इतनी जटिल एवं व्यापक है, कहा गया कि इतनी कॉम्प्लेक्स है और इतनी वाइड है कि एक शिक्षक के लिए शिक्षण के साथ परामर्श का कार्य कर पाना अत्यंत कठिन है। तो उनका जो तर्क है, जो ये मानते हैं कि विशेषज्ञ द्वारा करना चाहिए परामर्श, तो उन्होंने तर्क दिया कि भाई टीचर को पहले टीचिंग करने से ही फुर्सत मिले, यानी शिक्षण का कार्य करने से ही वो छुटकारा या निजात पाए, तब
वो अगर इसको एक साथ में करेगा तो बहुत टफ होगा, उसके लिए कठिन प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि जो परामर्श देना है किसी को वो एक जटिल और एक व्यापक प्रक्रिया है। तो इसके अतिरिक्त परामर्श का कार्य बिना प्रशिक्षण को पूरी दक्षता से कर पाना संभव नहीं है। शिक्षक के पास इस कार्य हेतु पर्याप्त समय पर भी नहीं होता है। शिक्षक परामर्श संपर्क अधिकारी से सबसे उपयोगी सहायक होते हैं, क्योंकि उनका प्राकृतिक स्थिति में छात्रों के साथ सबसे निकट संबंध, सबसे निकट, स्पष्ट एवं अत्यधिक व्यापक संबंध होता है। निकट निर्देशन सेवाएं बिना शिक्षक के किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम का कभी भी एकीकृत भाग नहीं बन सकती हैं। इसके लिए शिक्षकों का सहयोग क्या होता है? अनिवार्य होता है। टेक्सलर एवं नॉर्थ के अनुसार शिक्षकों एवं परामर्शदाताओं को एक साथ मिलकर युवा मनुष्य की सहायता करनी चाहिए। उनको समझने के लिए उनकी क्षमता एवं सीमा से संबंध प्रत्येक क्षेत्र की विषय वस्तु को देखना एवं उसके कौशल एवं योग्यताओं का विस्तृत विकास करने की आवश्यकता है, जिससे भविष्य में आवश्यकता अनुसार व्यवसाय प्राप्त कर सके। जैसा कि प्रतिदिन कई सौ नए रोजगार विकसित हो रहे हैं, जिससे नवीन आवश्यकताओं एवं अन्य से अधिक प्रचलित अथवा निर्वासित संकीर्ण महत्व वाले स्थान हैं। ये प्राथमिक रूप से एकल अधिगम स्थित है एवं शिक्षक किसी अन्य व्यक्ति से अधिगम मार्ग खोल सकता है, जिनके द्वारा छात्र अपने भविष्य की झलक भी पा सकते हैं। ठीक है, तो यदि ध्यान पूर्वक हम दोनों पक्षों का तर्क समझें, यानी कि जो लोग कह रहे हैं कि शिक्षक को देना चाहिए उनका तर्क अगर हम समझें, और जो लोग कह रहे हैं विशेषज्ञ के द्वारा परामर्श देना चाहिए, तो अगर हम दोनों पक्षों के तर्क को देखें तो हम क्या पाते हैं, हम किस निर्णय तक पहुंचते हैं कि दोनों पक्ष के तर्क जो है वो पर्याप्त सबल है, मतलब अपनी अपनी जगह पे दोनों ही लोग सही है। परामर्शदाता के कार्य में विशेषज्ञता की आवश्यकता है, लेकिन शिक्षक एवं परामर्शदाता दोनों के कार्यों में कोई अंतर विरोध नहीं है, दोनों एक दूसरे के सहयोगी के रूप में है। एक परामर्शदाता शिक्षक के सहयोग के बिना अपने कार्य को पूरी दक्षता के साथ नहीं कर सकता है, और शिक्षक भी परामर्शदाता के निर्णयों एवं उसकी सहायता से अपने कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है, यथासंभव प्रगति कर सकता है। ठीक, शिक्षक के कार्य की बात करूं अगर मैं, आप लोगों के एज अ टीचर क्या कार्य होंगे? अरे मैम हमको पता है हमारे कार्य। हमने कहा क्या है? तो आपने कहा कि मैम स्कूल जाना है, टिफिन लेके जाना है, बच्चों को पढ़ाना है और वापस आ जाना है। हमने कहा ये कार्य नहीं है। हमने कहा इस कार्य के अलावा भी बहुत से ऐसे कार्य हैं, बहुत से ऐसी आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं कि जब आप इस कार्यभार को संभाल रहे होंगे तब आप इन चीज़ों को कह सकते हैं हम जी पाएंगे। तो कक्षा में प्रत्येक छात्र की आवश्यकताएं क्या हैं, एक मतलब स्टूडेंट की क्या नीड्स हैं, क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उनका, क्या उनकी कैपेबिलिटी है, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, इन सब का अध्ययन करना किसका कार्य होता है? शिक्षक का कार्य होता है। छात्रों का आत्मविश्वास जीतना तथा उनको उनकी अपनी क्षमता वृद्धि के मूल्यांकन के प्रत्येक संभव तरीके में उनकी सहायता करना, कि आप बहुत अल्टीमेट कर सकते हैं। अपने क्लास के बच्चों को आप समझाएंगे कि आप पूरे 10 में से 10 नंबर ला सकते हैं कल टेस्ट में। कैसे ला सकते हैं? अगर आपने इन चीज़ों को पढ़ लिया, आपका जो कल का टेस्ट है वो इस चैप्टर से आएगा, है ना। तो ये सब एक आत्मविश्वास दिलाना, बच्चे के अंदर मोटिवेशन डेवलप करना, ये सब एज अ टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माता पिता के साथ मित्रवत व्यवहार तथा शिक्षक अभिभावक संघ में सक्रिय रूप से भाग लेना, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने हैं तो छात्रों को उचित तरीका निर्देशन प्रदान करना, स्थान यानी कि प्लेसमेंट संगठन के साथ उनके विशिष्ट सुझाव निर्माण के में सहयोग देना तथा उपयुक्त शुरुआत की खोज करना, छात्रों की अनुवर्ती प्रगति रिपोर्ट उनकी संतुष्टि के लिए सलाह देते हैं, छात्रों को उनकी पैतृक क्षमता के संरक्षण एवं उन्हें इसी प्रकार उपयोग करने में सहायता करना, जिससे उन्हें स्वयं एवं समाज के अत्यधिक लाभ एवं संतुष्टि प्राप्त हो सके। इस प्रकार शिक्षक छात्रों को उनके व्यवस्थित निर्देशन में सहायता प्रदान करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षक निर्देश प्रदान करके छात्रों की विभिन्न समस्याओं एवं शंकाओं का समाधान करते हैं, है ना। शिक्षकों के उद्देश्य की अगर हम बात करें कि भाई एक टीचर जो होता है, एक उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक शिक्षक के क्या उद्देश्य होते हैं, छात्रों को उनके विषय से संबंधित आवश्यकताओं एवं नौकरी की संभावनाओं के प्रति जागरूक होने के लिए सलाह उन्मुखीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। देखिए, एक बच्चे को तो नहीं पता होता है ना शुरू में कि बच्चे को कौन सी आगे चल के स्ट्रीम चूज़ करनी है, किस स्ट्रीम को चूज़ करके वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, है ना, या फिर वो एक पत्रकार बन पाएगा। तो उसको इन सब चीज़ों में बताना कि आप बेटा अगर BJMC करेंगे तो आप ये कर सकते हैं, नीट के थ्रू आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है ना। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर आप इंजीनियर की लाइन में आते हैं तो आप IIT कर सकते हैं, ITI कर सकते हैं, अलग अलग स्किल्स के लिए बेस्ड कोर्स है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको एज अ टीचर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई आपको किसने बताया कि आप B.Ed करिए तो आप एक टीचर बन सकते हैं? आपको भी तो किसी ना किसी ने बताया ही होगा ना। हो सकता है कि आपके किसी टीचर ने बताया हो कि बेटा अगर तुमको टीचर बनना है तो B.Ed कर लो या DLED कर लो, है ना। तो वैसे ही ये एज अ टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चों को, छात्रों को
किसी विषय से संबंधित आवश्यकताओं और नौकरी की जो संभावनाएं हैं किस क्षेत्र में कितनी अच्छी है, इसके प्रति जागरूक होने के लिए सलाह और उन्मुखीकरण में एक कह सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। छात्रों द्वारा पढ़े गए विषयों से उन्हें व्यावसायिक प्रेरणा प्रदान करना कि आप इसके थ्रू ये कर सकते हैं, इस सेक्टर में जा सकते हैं, इस फील्ड में जा सकते हैं। छात्रों की उपलब्धियों का आकलन करना तथा इस प्रकार उन्हें कुछ विषयों में उनकी कमजोरियों एवं प्रकड़ यानी मजबूती को अच्छी प्रकार समझने में सक्षम बनाना। छात्रों के पाठ्येतर एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं के एकीकरण द्वारा रुचि का विकास एवं विस्तृतीकरण करने में सक्षम बनाना तथा इस प्रकार उन्हें योग्य उचित लक्ष्यों की ओर उनमें उन्मुख करना। विभिन्न अभिकरण जैसे आपके माता पिता निर्देशन कार्यकर्ता के मध्य समन्वय स्थापित करने का प्रयास करना और इसके द्वारा निर्देशन को एक वैज्ञानिक स्तर तक लेके जाना। ये सब एक टीचर के काम है, एक शिक्षक के काम है ना। शिक्षक मतलब आप ये समझे कि मैम शिक्षिकाओं के लिए कुछ नहीं कहनी, अरे सब कॉमन हो, ठीक है। टीचर एक कॉमन शब्द है। छात्र में असामान्यता के प्राथमिक लक्षणों को पहचानना तथा परामर्श या संपर्क अधिकारी को ध्यान में इसे आकर्षित करना। ऐसा हो जाता है जैसे आप देख पाते होंगे जब आप अपने क्लास में जब आप पढ़ाएंगे तो किसी का मान लो बच्चा है कोई और उसका नेचर डिफरेंट है या आपने मान लो कोई चीज़ उसकी नोटिस कर ली, कोई आदत कि पिछले 15 दिन से ये ऐसी हरकतें कर रहा है, ये कर रहा है, क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है ना, और आए दिन सो जाता है क्लास में। तो अगर आप ऐसा कुछ नोटिस करते हैं तो भी आप किसके पास जाएंगे, परामर्शकर्ता जो होता है, और उस सब चीज़ों में इनका देखेंगे है ना जा करके कि किस चीज़ में कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिक चिकित्सा एवं छात्रों के सही रास्ते पर चलने के लिए भी प्रेरित करेंगे कि किसी प्रकार के वो किसी उसमें ना फंसे, साझे में या बहकावे में। शिक्षक के निर्देशन एवं परामर्श से संबंधी कार्य और उत्तरदायित्व क्या होते हैं, यानी कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग रिलेटेड वर्क्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टीचर। समझो बेटा क्या काम है आपके। तो सभी परिस्थितियों में शिक्षक अपने छात्रों को अध्ययन करता है। शिक्षक ही छात्र के सर्वाधिक निकट संपर्क में रहता है। अगर पूछा जाए कि बच्चों के सबसे कह सकते क्लोज, तो टीचर उसे छात्रों की आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी होती है तथा उनकी विभिन्न समस्याओं का भी उसे ज्ञान होता है। क्योंकि भाई आप सीडीपी आज पढ़ रहे हो, आज शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में सेमेस्टर 1 में पढ़ा है, इन सब चीज़ों का आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर पाएंगे जब आप बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, है ना, कि बच्चों को किस तरीके की समस्याएं आप देख के बता देंगे, समझ जाएंगे। तो उसे छात्रों की आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी होती है और उन्हीं विभिन्न समस्याओं को भी उसे ज्ञान होता है। तो हम कह सकते हैं शिक्षक जो है वो निर्देशन कार्यक्रम में अधिकाधिक सहयोग प्रदान करता है। शिक्षकों के निर्देशन संबंधी कार्य एवं उत्तरदायित्व तो कुछ इस प्रकार से है कि निर्देशन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रधानाचार्य एवं स्रोत शिक्षकों को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करना, छात्रों को परीक्षा संबंधी निर्देशन एवं परामर्श देना, छात्रों के साथ वैयक्तिक संपर्क स्थापित करना, असमायोजित बालकों का पता लगाकर उन्हें निर्देशन एवं परामर्श के द्वारा समायोजित करने का प्रयास करना, छात्रों के निर्देशन के लिए विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के संपर्क स्थापित करना, अभिभावकों से संपर्क स्थापित करना, जो बालक अधिगम में कठिनाई का अनुभव करते हैं उनको परामर्शदाताओं एवं निर्देशकों द्वारा मार्गदर्शन कराना, साथ में छात्रों के विकास हेतु उत्तम परिस्थितियों का पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, है ना। तो हम ये देखो ऊपर जो आपने अभी पढ़ा इन सब के आधार पर हम क्या स्पष्ट है क्या कह सकते हैं कि निर्देशन कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों, चाहे वो बाह्य निर्देशन सेवा समिति हो या स्कूल के प्रधानाचार्य, शिक्षक या छात्र हो, इनमें सहयोग तथा पारस्परिक उत्तरदायित्व की भावना का होना आवश्यक है। कोई भी निर्देशन योजना तभी सफल हो सकती है, कब सफल हो सकती है, जब उसमें भाग लेने वाले व्यक्ति जब उसमें भाग लेने वाले व्यक्ति तथा विद्यार्थी परस्पर क्या हो, सहयोग एवं विश्वास की भावना से कार्य करें। कभी कभी समस्त निर्देशन सेवा संगठन से संबंधित व्यक्तियों की बैठक होती चाहिए जिससे निर्देशन एवं परामर्श संबंधी कार्यक्रम में आने वाली कठिनाइयों के विषय में जानकारी प्राप्त, उसका समाधान खोजने हेतु प्रयास किया जा सके। तो देखो ये होती है एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक शिक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ये पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में आपको क्या पढ़ना है कि शारीरिक शिक्षा शिक्षक जो होती है उसकी क्या जिम्मेदारी होती है, ठीक है। उसके बाद में आप क्या पढ़ेंगे, तो वार्डन के रूप में ना, वार्डन के क्या कार्य होते हैं, फिर लाइब्रेरियन यानी पुस्तकालय अध्यक्ष जो होता है उसके कार्य होते हैं। उसके बाद में आपका चैप्टर 2 शुरू होगा कि परामर्शदाता के रूप में माता पिता का क्या एनरोलमेंट होता है, ये क्वेश्चन आपसे बनता भी है। ये चैप्टर 2 खत्म होने के बाद में आपका फिर चैप्टर 3 शुरू होगा, विशिष्ट बालकों हेतु निर्देशन एवं परामर्श, ठीक है। ये जैसे ही चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका तीसरा चैप्टर जो चलेगा,
इसी से लॉन्ग आंसर बनता है, सेम यही क्वेश्चन ही बन जाता है कि विशिष्ट बालकों हेतु क्या मतलब सब चीज़ें होती है, उससे संबंधित प्रश्न बनता है। ये चैप्टर 3 आपका थोड़ा सा बना है, तो देयर इज़ नो नीड टू टेक टेंशन, हम लोग आराम से कवर कर लेंगे, कोई आपकी गाड़ी कहीं छूटी नहीं जा रही है, ठीक है। ये आपका चैप्टर 3 है, इसके भी PDF भी बनना बाकी है, इस वजह से आपको ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ना। इस तरीके से ये यूनिट आपकी पूरी कवर करेंगे हम लोग, लेकिन एक बार इसके बाद में आप चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत आप पार्ट 11 के सिद्धांत वगैरह भी पढ़ेंगे, ठीक है। तनाव क्या होता है, सब चीज़ें पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ तब जा करके आप यूनिट 3 कंप्लीट कर पाएंगे और उसके बाद यूनिट 4 शुरू कर पाएंगे। तो आइए समझेंगे अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई। एक वार्डन के रूप में, एक कह सकते हैं प्रिंसिपल के रूप में, एक शिक्षक के रूप में क्या भूमिका होती है, इसके विषय में पढ़ रहे थे ना। शारीरिक शिक्षक के विषय में पढ़ेंगे। जो शारीरिक शिक्षक होता है ना आपका, उसकी क्या भूमिका होती है परामर्श कार्मिक के रूप में, उसकी क्या नैतिक कर्तव्य होते हैं, क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, इनके विषय में हम लोग ज़रा सा नज़र डाल रहे होंगे। शिक्षक के विषय में तो आप ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर के क्या दायित्व होते हैं, क्या कर्तव्य होते हैं। शारीरिक शिक्षक कक्षा की समय अवधि में ही छात्रों को अधिकतम शारीरिक गतिविधि प्रदान करता है। शारीरिक शिक्षा शिक्षक विद्यालय के शारीरिक गतिविधि कार्यक्रम में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक की विशेष उत्तरदायित्व होता है। शारीरिक शिक्षक का दायित्व विद्यालय में शारीरिक शिक्षा कक्ष के बाहर शारीरिक गतिविधियाँ करने के लिए प्रोत्साहन करना भी है। शारीरिक शिक्षा शिक्षक की भूमिका तथा उत्तरदायित्व की अगर हम बात करें तो कक्षा अवधि में अधिकतम शारीरिक क्रियाकलाप प्रदान करना, है ना। जो एक शारीरिक शिक्षक होता है, जो फिजिकल एजुकेशन का जो टीचर होता है, उसके क्या रोल्स होते हैं। तो शारीरिक शिक्षा कक्षा विद्यालय दिनचर्या का एक भाग है, जो छात्रों को विद्यालय में शारीरिक क्रिया करने का अवसर प्रदान करता है ना। और विद्यालय में इसे आवंटित समय अवधि में कम से कम आधे समय के लिए छात्र उत्साह तथा शक्ति के साथ शारीरिक क्रियाएं करें। छात्रों को ऐसा करने के लिए शारीरिक शिक्षक सहयोग करता है। जो फिजिकल एजुकेशन का टीचर होता है वो इनकी क्या करता है, हेल्प करता है। इसके अतिरिक्त खेलकूद के पर्याप्त साधन, बच्चे वैसे भी खेलने में इंटरेस्टेड होते हैं, और खेलकूद का मैदान और स्नान, है ना, जो और अथवा स्थान छात्रों की रुचि आदि भी क्रियाओं को प्रभावित करती है। शारीरिक शिक्षा कक्षा की अगर हम बात करें, जो फिजिकल एजुकेशन की क्लास होती है, इनमें शिक्षक की भूमिका के कुछ इस प्रकार होते हैं। क्या प्रकार होते हैं? तो सबसे पहले खेल के स्थान, संसाधन तथा छात्रों का प्रभावी व्यवस्था करना। ये नहीं कि कह सकते हैं हम कि प्ले वाला पीरियड मिला हुआ है, प्ले टाइम है, तो आप उस समय चीज़ों को तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जिस ग्राउंड में ले जाया गया वहाँ के सारे फूल तोड़ दिए। ये सब शैतानी नहीं होनी चाहिए। और इन सब की देख रेख किसके अंडर में आएगी? तो जो आपका फिजिकल एजुकेशन का टीचर होगा, क्योंकि किसी बच्चे को योगा करते समय, किसी बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी करते समय किसी प्रकार की चोट ना आ जाए, किसी प्रकार की दिक्कत ना आ जाए, ये सब इनकी जिम्मेदारियाँ होती है ना। एक ही समय पर सभी छात्रों को सक्रिय क्रियाकलाप करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना, निर्देशन समय तथा शिक्षक संप्रेषण को सीमित करना, ऐसी गतिविधियों का आयोजन करना जिनमें छात्रों की भागीदारी क्या हो, अधिकतम हो सके। मतलब जो बच्चा है वो एक्टिव रहे, तो जिससे छात्र को अपनी बारी की प्रतीक्षा ना करनी पड़े। कभी कभी आप ऐसा गेम देखते हो कि पता चले शुरू से लेकर आखिरी तक बैठे रहे, उनकी चांस ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हर बच्चे को पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, इस प्रकार का आयोजन करना चाहिए। किसको? जो आपका फिजिकल एजुकेशन का टीचर होता है उसको। और जब तक शारीरिक रूप से सक्रिय गतिविधि में व्यस्त हो, उसी समय अवधि में शिक्षण अधिगम के लिए कक्षा को भी तैयार करना चाहिए, है ना। शारीरिक शिक्षा कक्ष के बाहर कौशल एवं क्रियाकलाप सिखाना। भाई शारीरिक शिक्षक की भूमिका कक्षा के साथ बाहर भी होती है, यानी कि क्लास में तो इनको पढ़ाना ही पढ़ाना होता है, लेकिन क्लास के बाहर भी इनको बच्चों को डेवलपमेंट के लिए ले जाना होता है। हम कह सकते हैं कि शिक्षक शारीरिक कक्षा के अतिरिक्त भी छात्रों को सक्रिय व स्वस्थ रहने के लिए कौशल व क्रियाकलाप सिखाता है। इसके लिए वह छात्रों को क्रमबद्ध क्रियाएँ करवाता है, जिससे छात्रों को क्या हो, कौशल प्राप्त हो सके, एक स्किल प्राप्त हो सके, और वो छात्र इन कौशलों का उपयोग भविष्य में करते हैं, है ना। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, शिक्षक पहले किंडरगार्टन में छात्रों को टैग से खेलने को कहता है, उनसे थोड़े बड़े छात्रों को रस्सी कूदने को कह देता है, तथा और बड़े बच्चों को किक बॉल देता है, बास्केटबॉल देता है और आदि खेलने की अनुमति देता है। इस प्रकार शिक्षक छात्रों को स्तर के अनुसार कार्य करवाता है और उनमें कौशलों का भी विकास करता है। ऐसा नहीं कि बच्चा छोटा है आप उससे सीधे कोई बड़ा गेम करवा लो, नहीं, छोटे छोटे बच्चों से छोटी छोटी चीज़ें। उसके बाद में बात है मोटिवेट
टू बी एक्टिव, यानी कि सक्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित करना। छात्रों को सक्रिय रहने के लिए, सक्रिय रखने के लिए प्रोत्साहित तथा प्रेरित करने में शिक्षक की भूमिका होती है। इसके लिए शिक्षक को शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाना होगा, जिसके लिए वह छात्रों को होमवर्क में गतिविधियां यानी कि गतिविधि करने को कह सकता है, या कक्षा के बाहर सक्रिय क्रिया में रुचि रखने वाले छात्रों को अवसर प्रदान करना, जैसे सहगामी क्रियाओं में खेलकूद संबंधी कार्यक्रम करना, ये सब चीज़ें। सामुदायिक क्रियाओं को बढ़ावा देना, यानी कि समुदाय में ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं जो शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं, जैसे मनोरंजन के खेल, नृत्य कक्षाएं, जिम्नास्टिक कार्यक्रम आदि, जो भी आपके मार्शल आर्ट्स वगैरह होते हैं वो सब चीज़ें। जिम में बुलेटिन बोर्ड, स्कूल की वेबसाइट तथा नियमित घोषणाओं के द्वारा शिक्षक इन अवसरों को बढ़ावा दे सकता है। शारीरिक गतिविधि को इन अवसरों की जानकारी वेबसाइट तथा अखबारों से प्राप्त होती है। उसके बाद होमवर्क तथा गृह मनोरंजन की अगर हम बात करें तो होमवर्क और होम एंटरटेनमेंट, यानी कि प्रायः होमवर्क एक बच्चे को कि शाम का सुखद हिस्सा नहीं है। भाई सीधी सी बात है, बच्चा घर गया तो बहुत इरिटेट हो जाता है कि शाम हुई ही नहीं, कि होमवर्क मम्मा लोग क्या कहते हैं, स्कूल से आता है बच्चा रेस्ट कर लो, और रेस्ट करने के बाद जैसे ही शाम होती है तो उससे कहती है कि चलो होमवर्क करने बैठ जाओ। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों के लिए शाम का जो समय है वो सुखद हिस्सा नहीं है, किंतु शारीरिक गतिविधि द्वारा इसे मनोरंजक बनाया जा सकता है ना। अगर हम इसको शारीरिक गतिविधि दे रहे हैं तो इसको और ज़्यादा इंटरेस्टेड बनाया जा सकता है। विभिन्न खेलकूद तथा माता पिता के साथ बातचीत करके होमवर्क को और रोचक बनाया जा सकता है। शारीरिक शिक्षा का दायित्व है कि वह आप छात्रों की गतिविधि का आकलन करें तथा उसके अनुरूप ही उनको क्या करें, मोटिवेट करें। इसके लिए वह दैनिक गतिविधियों के बारे में पूछ सकता है। जब छात्रों की लंबी छुट्टी हो, जैसे आप देखते होंगे समर वेकेशन, विंटर वेकेशन जब मिलते हैं ना बच्चों को, तो उस समय शिक्षक एक शारीरिक गतिविधि कैलेंडर घर भेज सकता है, जिस पर उनकी दैनिक सक्रिय गतिविधि को भरा जाता है। इससे छात्रों को एक सक्रिय जीवन शैली जीने का प्रोत्साहन भी मिलेगा। सहभागिता के लिए प्रशंसा करना, यानी कि अप्रिशिएटिंग फॉर पार्टिसिपेशन। मैंने आपको वैसे ही बताया कि अप्रिशिएट करना जीवन में ज़रूर सीखिए। जैसे मान लीजिए आज आपकी किसी ने मदद की 5 रुपए की भी, तो कल को जब आप 50 करोड़ के आदमी बन गए तो आप उन 5 रुपए की कद्र ना भूलिएगा। कहते हैं कि 1 रुपए 1 लाख नहीं होता, लेकिन अगर 1 लाख से 1 रुपए निकल जाए तो वो लाख नहीं रहता है। समझिएगा बात को। तो वही बात कही गई है यहाँ पे कि एप्रिशिएशन बहुत ज़रूरी है जीवन में, है ना। जैसे आपके साथ मान लीजिए कोई कुछ कर रहा है या आपके लिए किसी ने कुछ किया, तो आप उसको एप्रिशिएट करिए कि हाँ, इन्होंने मेरी मदद की थी जब हम अपने कठिन समय में थे। कभी उस इंसान को, कभी अपने बीते वक्त को भूलना नहीं चाहिए। और इसी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए ये बात लिखी गई है यहाँ पर। क्या लिखा गया कि अप्रिशिएटिंग फॉर पार्टिसिपेशन, यानी सहभागिता के लिए प्रशंसा करना। प्रोत्साहन शब्द शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देना एक सरल उपाय है। खेलने के लिए युवा छात्रों की सराहना करना अधिकतर लोगों के लिए अजीब हो सकता है, किंतु जिस पीढ़ी ने शारीरिक गतिविधि का सीमित अनुभव किया है उनके लिए ये आवश्यक हो सकता है। सीधे शब्दों में शारीरिक गतिविधि में छात्र की भागीदारी की प्रशंसा करना तथा उनसे अवसर प्रदान करना। ठीक, उसके बाद में क्या है कि उदाहरण प्रस्तुत करना। छात्रों को प्रेरित करने के लिए शारीरिक शिक्षा को सक्रिय एवं फिट रहना, कि मीराबाई चानू ने ये किया वो किया। तो इस तरीके से आप उनको बच्चों को एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिससे कि वो क्या हो, सकारात्मक उनके ऊपर प्रभाव पड़े। और शारीरिक शिक्षा शिक्षक को अवसर के अनुसार शारीरिक गतिविधि कैसे आवश्यक है ये बताने के लिए उदाहरण या अनुभव भी साझा करना चाहिए। ये एज अ टीचर, फिजिकल टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस प्रकार शारीरिक शिक्षक जो होता है, शारीरिक शिक्षा का जो शिक्षक होता है, इनकी भूमिका छात्रों के उत्साहवर्धन तथा प्रोत्साहन करने में अधिक है। शारीरिक शिक्षा कक्षा के भीतर तथा बाहर दोनों ओर से दायित्वों का निर्वाह करता है और छात्रों में कौशल विकसित करता है, जिसका उपयोग छात्र भावी जीवन में करते हैं, मतलब आने वाले अपनी लाइफ में करते हैं और एक अच्छी जीवन शैली का महत्व समझते हैं। तो ये तो हो गई कि आज आपने क्या क्या पढ़ लिया कि परामर्श। देखो, परामर्श कार्मिक के रूप में कल प्रधानाध्यापक आपने पढ़ा कि इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आज आपने पढ़ लिया कि एक शिक्षक की क्या जिम्मेदारी होती है। और तीसरा आज आपने क्या पढ़ लिया कि एक शारीरिक शिक्षक जो होता है, जो फिजिकल एजुकेशन का टीचर होता है, इनकी क्या जिम्मेदारी होती है। तो ये 3 चैप्टर्स आप कंप्लीट कर चुके हैं परामर्श कार्मिक के अंतर्गत। अब मैं आपको बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट से जुड़ जाइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो पीजी पॉइंट के नाम से ऐप है हमारा, पीजी पॉइंट के नाम से आप प्ले स्टोर पर सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं। रेफरल कोड में पीजी पॉइंट डालना है। ठीक, तो ये तो हो गई छोटी सी बात। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पे मिलना चाहते हैं तो आप हमें पीजी पॉइंट ऑफिशियली के नाम से फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल तो मैंने बता ही दिया है ऑलरेडी, पीजी पॉइंट के नाम से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करके एक बार बेल आइकन हिट कर देते हैं
तो उससे होता क्या है कि जब भी मैं इधर से कोई वीडियो वो करूँगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँचेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो भी आप कर रहे हैं अपने जीवन में वो तो अल्टीमेट ही है, ये साथ में अपनी चीज़ों को टाइम नहीं पढ़ना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो जितने बच्चे हमारे साथ लाइव हैं एक बार फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिएगा। एक क्लास आपकी सुबह 10 बजे पेपर 1 की, एक क्लास आपकी शाम को 4 बजे पेपर 2 की अपने निर्धारित समय पर चलती है। आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि रोजाना दोनों क्लासेस में आकर के आप क्लास का ही नहीं अपितु मेरा और अपना भी मान को सम्मान को बढ़ावा देंगे। धन्यवाद। इसी के साथ में करेंगे सेशन को एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। एक बार फटाफट से लिख दीजिएगा भाई अपनों के लिए। ओके।